राजधानी रायपुर के फतेह शाह मार्केट में एक बार फिर बदमाशी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी वसीम खान उर्फ मम्मा ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दुकानदारों से गाली गलौज और मारपीट की। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो दुकानदारों को धमकाते हुए दिख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है, फिर भी उसके हौसले बुलंद है। इस घटना के बाद व्यापारियों और चित्रवासियों में आक्रोश बढ़ गया और देर रात लोगों ने कोतवाली थाना रायपुर पहुंचकर घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की। ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। कल रात की घटना है। कोतवाली थाना का गुंडा बदमाश है वसीम खान। इसके द्वारा कल फतेह शाह मार्केट के पास लोगों से वाद विवाद किया जा रहा था। इसमें कड़ी धाराओं में कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है इसके विरुद्ध और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित घोटालों को लेकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठे सवालों पर कांग्रेस का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। चिमनानी ने आरोप लगाया कि गरीबों के आवास से जुड़े भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आनी चाहिए और पूछा कि इस कथित घोटाले का पैसा कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक तो नहीं पहुंचा। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल को घोटालों का काल बताते हुए कहा कि आवास योजना में अनियमितताओं के जरिए गरीबों के हक पर चोट की गई। साथ ही कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां भगवान शंकर के नाम से घोटाला हुआ, गौ माता के नाम से घोटाला हुआ, वहीं गरीब लोगों की छत छीन कर भी कांग्रेस ने पैसा खाने का काम किया। ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास के पैसे का भुगतान हो गया। ऐसे लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है उनके नाम से भुगतान हो गया। ऐसे मकान जिनकी एक किस्त का भुगतान हुआ वहां पर फर्जी फोटो दिखा करके मकान को पूर्ण बता करके पूरा पैसा लूट लिया गया। कांग्रेस पार्टी इस पर मौन साधे हुए है। कोई कांग्रेस का नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये गरीबों के आवास को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी ने ये जो भ्रष्टाचार किया, ये लोगों के सर से जो छत छीनी है, इसका पैसा केवल राज्य के नेताओं ने ही आपस में बांटा है या ये पैसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक भी गया है? कैग ने कांग्रेस कार्यकाल में हुए प्रधानमंत्री आवास घोटाले के जिन भी मुद्दों पर प्रकाश डाला है उस पर कांग्रेस पार्टी मौन क्यों है? अब तक उनका कोई जवाब क्यों नहीं आया है? डीएड अभ्यर्थियों पर कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैस ने छत्तीसगढ़ शासन की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने अमानवीय व्यवहार किया है। बैस के अनुसार करीब 2 महीनों से चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक लगभग 2300 चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दे पाई। उन्होंने बताया कि कई अभ्यर्थी पिछले 2 महीने से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल रायपुर में बंद किया गया है, जिससे युवाओं में आक्रोश है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। जिस तरह से कल डीएड अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने जिस तरह से बर्बरता की है, मानवीयता की सारे हदें सरकार ने पार कर दी। विगत लगभग 2 महीनों से अपनी डीएड अभ्यर्थी सिर्फ अपनी नियुक्ति पत्र के लिए, उनका नौकरी में ऑलरेडी चयन हो चुका है, उनको सिर्फ सरकार को नियुक्ति पत्र देना है। लेकिन विडंबना देखिए कि सरकार 2 साल हो गया और सिर्फ 2300 अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी नहीं दे पाई। अपनी नौकरी की मांगों को लेकर विगत 2 महीने से अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने को तैयार नहीं। और जब कल उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध आगे में चलकर सरकार को जगाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई ने निश्चित रूप से झकझोर देने वाला घटना है। रात को 12 बजे तक सेंट्रल जेल रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों को लगभग 150 युवाओं को सरकार ने 151 के तहत जेल में बंद कर दिया और अभी भी वो जेल में बंद है। आखिर सरकार क्या साबित करना चाह रही है? एक तरफ झूठे वादे कर 1 लाख छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने का झूठे वादे कर सत्ता में आई और आज 2300 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है सरकार।
और उसके बदले में, नौकरी के बदले में सरकार जेल भेज रही है। क्या यही एजेंडा छत्तीसगढ़ में चलेगा क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ? सरकार तो नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन युवा तो नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नौकरी के बदले जेल भेज रही है। क्या यही नीति है सरकार की? मतलब छत्तीसगढ़ में अब युवा नौकरी मांगने से पहले उन्हें जेल जाना पड़ेगा। क्या यही पॉलिसी है सरकार का? हम लोग गए रात को 12 बजे, युवाओं के साथ हम लोग चर्चा किए और उनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है और इस घटना की प्रदेश कांग्रेस कमेटी कड़ी निंदा करती है। निश्चित रूप से सिर्फ 2300 युवा नहीं, प्रदेश में लाखों युवा आज भी बेरोजगार हैं, जो इस सरकार से अब नौकरी की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। लेकिन इस सरकार के खिलाफ जिस तरह से प्रदेश में वातावरण बना हुआ है और युवाओं को ठगने का काम किया है, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जन जन तक हम पहुंचेंगे और जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई गलत है। सरकार को इस पे माफी मांगनी चाहिए युवाओं से और उन्हें निशर्त रिहा करना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत कार्यरत कृषि सखी व पशु सखी महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर स्थित सुभाष स्टेडियम के सामने प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ शासन से गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि वे ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें केवल 1910 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, जो खर्च के मुकाबले बहुत कम है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल इंटरनेट खर्च खुद उठाना पड़ता है, यात्रा भत्ता नहीं मिलता और कई जगह 4-6 महीने में भुगतान होने की शिकायत है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सम्मानजनक मानदेय, न्यूनतम वेतन के अनुरूप भुगतान, मोबाइल यात्रा भत्ता, लंबित भुगतान जल्द जारी करने, हटाने की प्रक्रिया रोकने और नियमितीकरण की मांग की है। नाम पद्मा पाटिल है। मैं सक्रिय महिला संगठन की प्रांत अध्यक्ष हूँ। हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करते हैं बिहान में, और हम लोग कई प्रकार का काम करते हैं, विभागीय काम, गैर विभागीय काम, चौथा गड्ढा बनाना, मजदूरी, वो गरीबी रेखा में कितने लोग जी रहे हैं, मनरेगा के काम में, हर प्रकार का काम हम लोग विभाग का काम भी करते हैं, गैर विभागीय काम कर रहे हैं, भीड़ बढ़ाने का भी काम करते हैं जब पंचायत मंत्री लोग आते हैं, नेता मंत्री लोग तब। लेकिन मात्र हम लोगों को 1910 रुपया मिलता है। 1910 रुपए में क्या होता है इतनी महंगाई में, आप लोग जानते ही हैं। आज हम लोग बजट के पहले, जो राज्य बजट पेश होने वाला है, उसके पहले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं कि हमारे देश के नेता मंत्री बिहान में जो काम कर रही है, इतनी जो शोषित है महिला, 1910 रुपए में काम कर रही है, उनके बारे में सोचेंगे करके। और हम लोगों को यहाँ करके देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सख्ती बढ़ती जा रही है, पुलिस प्रशासन हम लोगों को यहाँ पर खड़े होने नहीं दे रही है। हम कहाँ जाएंगे? रायपुर जैसे शहर में अगर कोई अपनी बात को उठाना चाहे तो उसके लिए रोक लगा दिया गया है। किसी भी नेता मंत्री पंचायत में जाएंगे, किसी कार्यालय में जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं तो उनके पास समय नहीं है। हम कहाँ जाएंगे बताइए? आज हम विवश है धरना प्रदर्शन करने के लिए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा जो मांग है कि हर महीने 5 तारीख को मानदेय मिलना चाहिए। अभी 5 महीने का जो पैसा नहीं मिला है, जो जिले में, वो तत्काल मिलना चाहिए। नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, नियमितीकरण होनी चाहिए, और जितना भी हम लोग ऑनलाइन का काम किया तत्काल उसका पैसा मिलना चाहिए, यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए करके। और यही हम लोग आज यहाँ से जा रहे हैं कि हमारे जो पंचायत मंत्री जी है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी मांग पूरी करेंगे करके। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे। बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक में अवैध बॉक्साइट खनन के विरोध पर एसडीएम द्वारा आदिवासी ग्रामीण की कथित पिटाई और मौत के मामले को लेकर अरुण साहब ने कहा कि सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई की मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। देखिए, बलरामपुर की जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और सरकार ने उस पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही की है, और सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में नक्सल उन्मूलन की दिशा में तेजी आई है और नक्सलवाद खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर सहित प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए अलग रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें अधोसंरचना विकास और सरकारी योजनाओं के विस्तार पर विशेष फोकस किया गया है। निश्चित रूप से पिछले 2 सालों में डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो नक्सल उन्मूलन के लिए काम हुआ है, पूरे देश से और बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और नक्सलवाद की समाप्ति के साथ साथ उन क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास हो, सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ मिले। इस तरह के जो पैरेलल गतिविधियां हैं वह भी सरकार क्रमशः चला रही है। बस्तर के विकास के लिए अलग से रोड मैप बनाया गया है। भारत सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आबकारी नीति व त्योहारों में शराब दुकान खोलने पर पीसीसी चीफ दीपक बैस ने कहा कि मंत्री का हालिया बयान हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च 2025 के कैबिनेट फैसले में महीने में केवल 4 दिन दुकानें बंद रहने का निर्णय लिया गया है, जिसमें तीज त्योहार और होली जैसे दिन भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार नई शराब दुकानें खोल रही है और अब त्योहारों में भी शराब उपलब्ध कराने की नीति बना रही है। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि कलेक्टरों पर फैसला छोड़ना सरकार की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। बिल्कुल जिस तरह से आबकारी मंत्री का बयान है वो बयान हास्यास्पद बयान है, इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछले साल 2 मार्च 2025 को कैबिनेट में निर्णय लिया है और आबकारी नीति में बदलाव उन्होंने किया है। साल में सिर्फ 4 दिन दारू दुकान सरकार बंद करेगी और बाकी पूरे दिन सरकार खोल के रखेगी। उसमें होली त्योहार भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से मंत्री का बयान आया है ये दुर्भाग्यजनक बयान है, क्योंकि सरकार एक तो लगातार नई शराब दुकान खोल रही है, उससे भी सरकार का पेट नहीं भरा। अब प्लास्टिक बोतल से अब दारू बिकेगी, मतलब एक बिस्लरी की तरह, एक मिनरल वाटर की तरह अब शराब प्लास्टिक बोतल में बिकेगी। और तो और दूसरी चीज कि अब जनता लगातार और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि कलेक्टर के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है, कलेक्टर को तय करना है कि कौन से दिन दारू दुकान खोलना है या बंद करना है। क्या कलेक्टरों को इतना अधिकार है क्या कि सरकार मंत्रिमंडल में जो फैसला सरकार ने लिया है, क्या उस फैसले को कलेक्टर बदल सकता है क्या? मंत्री पहले ये बता दे। लेकिन इस तरह से झूठी बातें कर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का ये सरकार और मंत्री काम कर रहे हैं। ये हास्यास्पद बयान है। जिस तरह से सरकार जो शराब नीति, जो दारू दुकान खोलने का निर्णय किया है कि होली दिन या बाकी त्योहारों में भी एक गलत है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मनरेगा के मुद्दे पर जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन उस समय चर्चा का विषय बन गया जब जोरदार हुंकार के बाद भीड़ गिनती में सिमट गई। जिला स्तर पर बुलाए गए इस आंदोलन में 400 से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। हालात ऐसे रहे कि पुलिस द्वारा तैनात किए गए 2 वाटर कैनन को एक्शन का मौका ही नहीं मिला। नेहरू चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन के लिए पहले से ही प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे थे। कलेक्टर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और वाटर कैनन की तैनाती से माहौल ऐसा था मानो बड़ा आंदोलन होने वाला हो। लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड से आगे नहीं बढ़ सके। घंटे भर की हुज्जतबाजी के बाद ज्ञापन सौंपकर लौट आए। घंटे भर की हुज्जतबाजी के बाद ज्ञापन सौंपकर लौट गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंच पर नेताओं की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन मैदान में अपेक्षित संख्या में कार्यकर्ता नजर नहीं आए। आंदोलन की तैयारी जितनी आक्रामक बताई जा रही थी, जमीन पर तस्वीर उतनी ही हल्की दिखाई दी। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 400 रुपए करने और 125 दिनों के कार्य को बढ़ाकर 150 दिन करने की मांग उठाई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मनरेगा का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, न कि राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाला जाए।